जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी परिवार में। सबसे पहले सबसे तेज एसएससी सीपीओ 2023 प्री एग्जाम की आंसर की आ चुकी है, आपको पता ही है। तो उसमें जितने भी आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस, सबसे ज्यादा इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं पूरी वोकैबुलरी सेक्शन में सीपीओ प्री एग्जाम में, यानी कि ऑलमोस्ट 72 क्वेश्चंस हैं टोटल। सबसे ज्यादा पूरे वोकैबुलरी सेक्शन में आपका क्या पूछा गया है? इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो अभी हम लोग सारे के सारे इडियम्स एक ही क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जितने भी पूछे गए हैं 72 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये हमारे चैनल पर सबसे पहले किसी भी आंसर की का सॉल्यूशन अपडेट होता है, ये आपको पता है। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसके प्री में अच्छे मार्क्स हैं और वो मेंस की तैयारी करना चाहता है, मेंस देना चाहता है, तो उसके लिए तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस बैच हमारे ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुका है। ये लाइव प्लस वीओडी बैच है, जिसमें वीओडी की क्लासेस ज्यादा रहेंगी, लगभग 60%, और 40% आपको लाइव क्लासेस जो आपको अपडेटेड कंटेंट है, जो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो एक्सपेक्ट की जा सकती है, एक्सपेक्टेड कंटेंट है, वो मैं आपको लाइव क्लासेस में दे रहा हूं। जो बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन है वो आपको ऑलरेडी कुछ वीओडी फॉर्म में मिल जाएगा। 499 इसकी फीस है, 1 साल की वारंटी है, वो क्या बोलते हैं, वैलिडिटी है, और ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे आपको ये बैच मिलेगा अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलो, और अगर आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो 2024 की तैयारी कर रहा है, फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ इंग्लिश का, है ना, तो ये डिस्काउंटेड प्राइस में भी आप लोगों को मिल जाएगा ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे। इसमें कंप्लीट सारी ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, प्रैक्टिस, बेसिक से हाई लेवल सब कुछ है इसमें। सिर्फ इसमें किसी भी एग्जाम के लिए यही फॉर्म, अगर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए, रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। और अगर आप लोग दिल्ली आके पढ़ना चाहते हैं, गुरुकुल में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको हॉस्टल लेना है, खाना पीना रहना, लाइब्रेरी, गाइडेंस, रूटीन सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाता है, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। और मैथ्स का बैच भी हमारे ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे चलता है, मोहित सर का, आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, सभी लोगों को आपको जवाब भी देना है, ठीक है। सब लोग जवाब देंगे, सोचेंगे, सोच के ही आंसर करना है। और खास बात मैं आपको बता दूं कि एसएससी सीपीओ प्री एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस इंग्लिश के पूछे गए, हालांकि वोकैबुलरी सेक्शन सबसे ज्यादा पूछा गया और मेंस में भी वैसा ही कुछ होने वाला है, तो आपको मैं बता दूं कि कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो बहुत आसान लेवल के हैं मेरे भाई। मतलब मैं पेपर को सिर्फ मॉडरेट कहूंगा या फिर मॉडरेट से कम कहूंगा, मैं हाई लेवल या बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं कहूंगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो, पहले क्वेश्चन का आंसर आप आराम से बता सकते हो, ठीक है ना। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? यहां पे जो अंडरलाइन किया गया पार्ट है, बस आपको इसका मीनिंग बताना है, ठीक है। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है जब आदमी बहुत ज्यादा देर रात तक काम करता है। जैसे कि अगर आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं हो पा रही, आप रात के 2-2 बजे तक काम करते हो, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क अंटिल लेट एट नाइट, मतलब देर रात तक काम करना। और एक और चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि सर इडियम्स के हिंदी मीनिंग लिखा दो। सबसे बड़ी गलती आप लाइफ की कर रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इडियम्स की हिंदी पढ़ के, जो बिल्कुल आपको करनी नहीं। सिर्फ एकलौता ऐसा सेक्शन होता है जिसके लिए मैं बोलता हूं कि इसका हिंदी मत पढ़ना। इडियम्स एंड फ्रेजेस को कभी भी हिंदी में पढ़ के आपका क्वेश्चन सही नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, वो आपका इंग्लिश टू इंग्लिश आता है, और वो तो सबके ही आते हैं, सारे सेक्शन में इंग्लिश आती है। लेकिन प्रॉब्लम इडियम्स के साथ ये हो जाती है, क्योंकि उसका जो मीनिंग होता है इडियम का, वो उसके मीनिंग से बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसके वर्ड के मीनिंग से बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो उसका हिंदी मीनिंग लिखने का कोई फायदा नहीं है। वन वर्ड्स में आप देखते हो, मैं सारे के सारे वर्ड वर्ड्स की मीनिंग लिखाता हूं। सारे के सारे वर्ड्स की मीनिंग लिखवा देता हूं अपने आप। तो इडियम्स के कभी हिंदी मत पढ़ना, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, ये मैंने आपको मैराथन क्लासेस दी थी, उससे पहले भी कराया था सीपीयू में। आर्म एंड लेग, एन आर्म एंड अ लेग। तो अगर आपके पास एक पैर एक हाथ है, मैंने आपको प्रैक्टिकली भी सिखाया था, तो वेरी एक्सपेंसिव आप कह सकते हैं, ठीक है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, मतलब किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा पैसा जब हम लोग चार्ज करते हैं, तो उसी को कहते हैं कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। यहां पे इससे पहले कॉस्ट भी लिखना होगा, ठीक है। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। चलो, डॉज्ड अ बुलेट का मतलब क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर करके बताएंगे। सब लोग सोच के आप लोग आंसर देने की भी कोशिश किया करो, ठीक है ना। बताओ
डॉज्ड अ बुलेट, अगर आपको इसका मीनिंग ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप लोग क्या करोगे, आप पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ लिया करो। वी डॉज्ड अ बुलेट व्हेन वी डिडंट फॉल फॉर द एजेंट्स वर्ड्स, यानी कि मतलब जब आप किसी से लड़ नहीं पा रहे हो, जब आप किसी से बहस नहीं कर पा रहे, जब आप उसको, जैसे यहाँ पे लिखा है वी डिडंट फॉल फॉर द एजेंट्स वर्ड्स, जब हम एजेंट के शब्दों के साथ नहीं डील कर पाए तो फिर हमने क्या कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया। टू नैरोली अवॉइड सिचुएशन, किसी भी चीज को बड़ी आसानी से, बड़े प्यार से ऐसे ही इग्नोर कर देना, ये होता है जॉज द बुलेट। मतलब ऐसे से करके, एक होता है ना कि गोली गोली पड़ने से बच गए या बाल बाल बच गए, वो वाला सिचुएशन होता है। मतलब नैरोली मतलब बहुत ही कम मार्जिन से, अवॉइड सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को आपने अवॉइड कर दिया और बाल बाल बच गए, इसको कहते हैं डॉज्ड अ बुलेट। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब क्या होता है बताओ, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, ये भी आपका एक इडियम होता है, सोच के आंसर करो, सोचो। बेंड ओवर बैकवर्ड्स यानी कि आप अपनी क्षमता से भी ज्यादा काम कर रहे हो किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए। वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि अगर आपको किसी प्रेमी प्रेमिका को प्रपोज करना होता है, इंप्रेस करना होता है, देन वी विल डू समथिंग इम्प्रेसिव, घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं इस तरह के, तो आप कह सकते हैं उसको याद करने के लिए तरीका ढूंढ सकते हैं, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। ठीक है, मतलब किसी भी चीज को या किसी पर्सन को इंप्रेस करने के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस। आई हेट टू गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट क्या हो सकता है भैया, पहले तो इसका मीनिंग बताओ। गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, फुट मतलब तो पैर होता है, ठीक है, और गेट ऑफ मतलब होता है बाहर निकाल देना, गेट ऑफ होता है वैसे, ऑन द रॉन्ग फुट, ठीक है, तो क्या हो सकता है, गेट ऑफ का मतलब होता है, सॉरी, इन्वॉल्व करना, बाहर निकालना नहीं, इन्वॉल्व करना, ठीक है। तो अगर आप गलत जगह हाथ डाल रहे हो, मुझे उस सबसे नफरत है, इसका मतलब है टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप और एक्टिविटी बैडली, किसी भी काम को बुरे तरीके से स्टार्ट करना, यानी कि मुझे किसी व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं है, मुझे इस तरह के लोगों के साथ बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप उस काम को कर ही नहीं सकते, थोड़ी देर के लिए एडजस्ट करना, ठीक है। ये जो मास्क है ना, ये कोरोना के लिए नहीं है, ये पार्टी गर्ल्स के लिए है, ठीक है। तो गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट का मतलब होता है टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप और एक्टिविटी बैडली, किसी भी काम को बड़े बुरे तरीके से स्टार्ट करना, बेकार तरीके से, यानी कि किसी भी रिलेशनशिप में आप घुस जा रहे हो, ठीक है, हाँ, और उसका रिजल्ट बेकार आ रहा है, तो उसको कहते हैं गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। अरे ये कहां पहुंच गया, ये 6, हाँ, ये इसका आंसर आपको पता चल गया। ये तो वैसे भी पढ़ा रखा है आपने कई बार, मैंने भी पढ़ा है, लिपर्ड कांट चेंज स्पॉट्स, यानी कि मान लो अब जो जैसा आदमी है वो बदलेगा तो है नहीं, जिसका कैरेक्टर ही ऐसा है वो बदलेगा तो है नहीं, समझना मेरी बात को। तो यहाँ पे लिपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट्स का मतलब है कि जो व्यक्ति जैसा है वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, यू कैन नॉट चेंज हु यू आर, जैसे तुम हो वैसे ही रहोगे, ठीक है, तो सिंपल है। अगला बताओ, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तो मैं ये नहीं कहूंगा, आप बार बार ये सोचते हो कि सर आपको तो सारे ही सिंपल लगते हैं, तो इसलिए नहीं, वो सिंपल है नहीं है, मेरे लिए सिंपल इसलिए क्योंकि मैंने भाई रिपीटेडली इनको पढ़ रखा है और पढ़ा रखा है, ठीक है। आप लोग बताओ सोच के क्या आंसर हो सकता है इसका, है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब होता है एन आइडियल सिचुएशन, एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन जो होती है ना, आइडियल सिचुएशन, आदर्श स्थिति, एक ऐसी स्थिति जिसका आपने डिजायर कर रखा था कि यार मुझे ऐसी सिचुएशन मिले, मैं यहां पे जाऊं, मैं विदेश में जाऊं, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, और वैसा ही हो जाता है, उसको बोलते हैं द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ठीक है। बेटर सिचुएशन आप कह सकते हो, कंफर्टेबल सिचुएशन कह सकते हो, और एक भी ईडियम ऐसा नहीं है, 90% 95% ईडियम्स ऐसे हैं जो आपके कॉमन ईडियम्स हैं, जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखे होंगे, आपके सिलेबस में, आपकी किताबों में मिल जाएंगे, ढूंढोगे तो। मोर पीपल इन टर्की आर ऑन द डेडलाइन, ऑन द डेडलाइन का मतलब जानते हो, वी वेरी एक्सपेंसिव, वेरी पुअर, वेल एजुकेटेड, ए लॉट ऑफ मनी, बताओ
लॉजिकल सारे के सारे इडियम्स हैं। डेडलाइन का मतलब देखो मनी से तो होगा नहीं, एक्सपेंसिव से होगा नहीं, एजुकेट से होगा नहीं, पुअर से, नेगेटिव वर्ड है भाई। डेडलाइन का मतलब होता है बहुत ही बुरी हालत में होना, ठीक है। तो बी वेरी पुअर, डेडलाइन मतलब मरने की कगार पे है, इतना बुरा हाल है। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब क्या होता है? लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, सोच के बताओ। टू लीव इन हरी, इन हरी जल्दी में छोड़ जाना, नहीं। लेफ्ट का लीव से तो कोई कनेक्शन होता ही नहीं, इसीलिए तो हम लोग हिंदी मीनिंग नहीं पढ़ते। टू बियर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, बहुत ठंड महसूस करना, नहीं यार। टू सर्व स्टेल एंड कोल्ड फीट, कोल्ड फूड, कोई मतलब नहीं है। ये और ये सब एक जैसे वर्ड मीनिंग्स हैं, यानी कि सिंपल सा तरीका है कि ईडियम्स के अंदर जो वर्ड्स यूज करेंगे उनका जो मीनिंग होता है वैसा अगर मीनिंग किसी भी ऑप्शन में नजर आ रहा है तो वो तो आंसर होगा ही नहीं। टू बी इग्नोर्ड इज द करेक्ट आंसर। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड मतलब चीजों को जैसा है वैसे ही छोड़ देना, भाई ठीक है तू जैसा है वैसे ठीक है, इग्नोर कर देना। टू बी इग्नोर्ड, जिस चीज को इग्नोर किया गया है। क्रैक समवन अप का मतलब क्या होता है? किसी को क्रैप अप करना, क्रैप अप, क्रैप समवन अप, ये फ्रेज है, ईडियम नहीं है। इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, हो सकता है आपके लिए नया हो, ठीक है। क्रैप समवन अप, जैसे मान लो कोई उदास बैठा है और एक अपने दोस्त ने देखा यार ये उदास है, तो वो क्या करेगा? उसको क्रैप अप करने की कोशिश करेगा, कैसे भी इसको अच्छा महसूस हो। ड्रीम गर्ल 2 टाइप। टू मेक समवन लाफ, किसी को हंसाना, इसका मतलब होता है खुश करना या हंसाना। फ्रेज होता है तो इसका तो मीनिंग आपको पता होना चाहिए। क्रैप अप मतलब क्या होता है? क्रैप अप मतलब होता है हंसाना किसी को। टू मेक समवन लाफ। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, ये भी आपका फ्रेज है ना। इसका मतलब व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है कि यार तुम्हारा ये संसार बड़ा छोटा सा है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? व्हाट अ कोइंसिडेंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट वर्ल्ड इज अ विलेज, या वर्ल्ड इज अ ग्रेट। वर्ल्ड से रिलेटेड कोई भी ऐसा ऑप्शन है तो आंसर ही नहीं होगा। या तो ये हो सकता है व्हाट अ कोइंसिडेंस, या फिर ये हो सकता है व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो ये भी प्लेस से रिलेटेड ये भी नहीं होगा। इडियोमेटिक फ्रेज है ना भाई, इडियोमेटिक फ्रेज है, इडियोमेटिक मीनिंग होगा, घुमा हुआ मीनिंग होगा, अलग होगा बिल्कुल सबसे। इसका मतलब है व्हाट अ कोइंसिडेंट। जब व्हाट इज स्मॉल वर्ल्ड, इसका पूरा मीनिंग बदल जाता है। इडियोमेटिक मीनिंग में पूरा मीनिंग बदला हुआ होता है। जब अचानक से कोई घटना घटती है और आप सरप्राइज हो जाते हैं, तब आप बोलते हैं व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। व्हाट इज स्मॉल वर्ल्ड मतलब व्हाट अ कोइंसिडेंस। यहां आपको 4 इडियम्स में से कोई एक चूज करना है इस ब्लैंक में फिल करने के लिए, ठीक है। जैसे ऑल माई एफर्ट्स बेंट इन वेन, द प्रोजेक्ट ऑन विच आई वॉज वर्किंग फॉर द लास्ट 2 months हैज फेल्ड एंड वी आर डैश, वी आर अराउंड द बैंड, वी आर बैक टू स्क्वायर वन, या ऑल इन द 7th heaven, या फिर ऑन द फ्लाई। देखो ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। बैक टू स्क्वायर वन मतलब जो पहले अच्छी सिचुएशन थी उसमें हम वापस आ जाते हैं, पहले की अच्छी सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, अच्छी सिचुएशन या अच्छी स्थिति। अब देखो मैं इसको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है। अभी आपके पास 1 लाख रुपया है और आपको लगता है कि मैं इस 1 लाख से 10 लाख रुपए कमा सकता हूं, ठीक है। आपने 10,000 से 1 लाख कमाया, अब 1 लाख से 10 लाख कमाने की कोशिश कर रहे हो, तो यहां तक तो आप अच्छा महसूस कर रहे हो। लेकिन अभी आप संतुष्ट नहीं हो, तो आपने ट्राई करा 10 लाख कमाने का, आपको हो गए फेल। 10 लाख कमाने के चक्कर में आप हो गए फेल, यानी कि आपका हो गया नुकसान, आपके 1 लाख भी डूब गए। अब आप चाहते हैं कि यार भगवान करे मेरे 1 लाख वापस आ जाए, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा, या इवन 50,000 ही वापस आ जाए। तो अब आप चाहते हैं कि मैं इस पुरानी सिचुएशन में, भले ही इससे संतुष्ट नहीं थे पहले, लेकिन अभी आपको ये वाली सिचुएशन ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि यहां पे आप 10 लाख कमाने के चक्कर में फेल हो गए। दैट इज कॉल्ड बैक टू स्क्वायर वन। स्क्वायर का मतलब होता है अच्छा, बढ़िया, ऑनेस्ट। तो आप चाहते हैं कि मुझे दोबारा अपनी स्थिति में आ जाए, और वही चीज फ्रेज में लिखी हुई है कि मैंने अपने सारे के सारे जो मैंने एफर्ट्स लगाए थे वो व्यर्थ चले गए इस प्रोजेक्ट में, जिसमें मैंने सालों साल काम करा, 2 महीने काम करा, लास्ट 2 months हैज फेल्ड एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन। और अब हम क्या हो गए? बैक टू स्क्वायर वन, फिर से उसी स्थिति में आ गए जिसमें हम पहले थे। इसमें तो ब्लैंक ही नहीं बना है, या फिर कहीं पे वो होगा, इसका अंडरलाइन किया गया होगा, ठीक है।
Ravi has a strong desire to be in college hockey team this year and he is working hard to gain such skills to fulfill his goal of life. He has clearly made up his mind. हाँ, ये होता है clearly made up his mind. इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा. Made up his mind, ये फ्रेज होता है make up his mind. इसको बोलते हैं set sights on, है ना, अपना दिमाग तैयार रखना, यानी कि चीज़ों को डिसाइड करना. टू डिसाइड कह सकते हो, यानी कि आपको जीवन में करना क्या है ये बताओ, आपके लक्ष्य क्या है, आपके गोल्स क्या है, ये सब चीजें डिसाइड करो. तो उसने क्या कर रखा है, अपना माइंड सेटअप कर लिया कि अब मुझे यही करना है और कुछ करना ही नहीं है. दैट इज कॉल्ड सेट साइट्स ऑन. साइट्स मतलब दृश्य, अंतर्दृश्य. ठीक है. कीप काउंट ऑफ, ये भी बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है. कीप काउंट ऑफ मतलब किसी भी चीज का हिसाब किताब रखना. टू एक्ट मोर पोलाइटली, टू एक्सेप्ट एन इन्विटेशन, कोई मतलब नहीं है. टू रिमेंबर अ टोटल, बिल्कुल सही है. किसी भी चीज का हिसाब किताब रखना, हिसाब किताब रखना, हिसाब रखना. कीप काउंट ऑफ, किसी भी चीज का हिसाब किताब, पूरी कैलकुलेशन रखना. टू रिमेंबर अ टोटल, टू रिमाइंड ऑफ अ डेडलाइन. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉज, ग्रेस्प एट स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है बताओ. ग्रेस्प एट स्ट्रॉज का मतलब क्या हो सकता है. ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट वे टू कंप्लीट विद अदर्स व्हेन नथिंग यू चूज इज लाइकली टू वर्क. ट्राइंग टू फाइंड सम वे टू सक्सीड व्हेन नथिंग यू चूज इज लाइकली टू वर्क. देखना जरा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो. ट्राइंग टू फाइंड सम वे टू सक्सीड व्हेन नथिंग यू चूज इज लाइकली टू वर्क. जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होते, कोई भी ऑप्शन, नथिंग यू चूज इज लाइकली टू वर्क. जैसे आपने जो कुछ भी चूज किया या आपके पास कुछ भी नहीं है, आप ये मान लो आपके पास कुछ भी नहीं और आप चाहते हैं कि कैसे भी करके सफल हो जाऊं, या जो कुछ भी आपने किया वो किसी मतलब का नहीं रहा, तो अब आप चाहते हैं कि भैया मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो जाए अपने आप. उसको हम लोग ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉज कहते हैं. ग्रेस्प का मतलब होता है हाँपना, थक के बैठना. आप कह सकते हो थक के बैठना, थकना, थकना कह सकते हो, थक के बैठना. इसका मतलब होता है थक के बैठ जाना. जैसे आपने अब 6 अटेम्प्ट्स दिए, आपका एग्जाम नहीं निकला, अब आप चाहते हैं कैसे भी करके नौकरी मिल जाए, कैसी भी मिल जाए, चपरासी की मिल जाए, मैं ले लूंगा. That is called trying to find some way to succeed when nothing you choose is likely to work. जो कुछ भी आपने चूज करा वो काम कर ही नहीं रहा है. Grasping at straws. Straws का मतलब होता है थकान, grasp मतलब होता है हाँपना, परेशान होना. ठीक है. अगला होता You can't throw dust into my eyes. अब देखो, आंख में धूल झोंकने का सिंपल सा रीजन होता है, सिंपल सा मीनिंग. हर्ट मी, टेरिफाइंग मी, अब्यूज मी, मिसलीड और डिसीव मी. धोखा नहीं दे सकते आप. कितना आसान है, मतलब बच्चों वाली चीज नहीं पूछ ली इसने इस बार. आई वॉज गोइंग टू मैंशन इट, आई वॉज गोइंग टू मैंशन इट बट इट बोर इन माई माइंड, स्लिप्ड माई माइंड, या फिर चेंज्ड माई माइंड. अरे यार, मैं इस चीज को मेंशन करने वाला था बट ये मेरे दिमाग से निकल गया. दिमाग से निकल गया मतलब स्लिप्ड माई माइंड, इट स्लिप्ड माई माइंड, मतलब ये मेरे दिमाग से निकल गया. ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा. एक होता है प्लम जॉब. प्लम जॉब का मतलब क्या होता है वैसे. पाम जॉब, हाँ प्लम जॉब होता है या पाम जॉब होता है शायद ये, और पाम जॉब होता है आई थिंक, शायद प्लम जॉब है. अब देखो इसका मतलब क्या होता है प्लम जॉब का. ये होती है एक ऐसी जॉब जहां पे आपको काम नहीं करना पड़ता, ज़्यादा आराम से रिलैक्स करो, सैलरी आती रहती है मज़े में. एन ईजी एंड प्लेजेंट जॉब होती है, एक ऐसी जॉब जिसमें काम धंधा कुछ है नहीं, आराम से. सरकारी नौकरी, इसीलिए तो लोग लड़ते हैं सरकारी नौकरी के लिए, वरना उनको ज़रूरत थोड़ी ना नौकरी की. वो तो बिजनेस हर कोई करना चाहता है, बट बिजनेस में खतरा, टेंशन, एंजाइटी, प्रॉब्लम, समस्या, धोखा, सब कुछ होता है. चैन से नहीं जी पाता आदमी. कीप अ स्ट्रेट फेस का मतलब क्या होता है. जब आदमी जो कुछ भी उसके दिल और दिमाग में है वो तुरंत आपके मुंह पे बोल देता है, उस व्यक्ति को हम कहते हैं दिस इज और ही इज अ स्ट्रेट फेस. नॉट लाफ और चेंज योर एक्सप्रेशन इवन दो यू वांट टू लाफ.
एक ऐसा फेस जो व्यक्ति जैसे आपने देखा होगा, कई लोगों को हम इम्प्रेस करने की, हंसाने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली वो नहीं हंसता है, वो हंसता ही नहीं है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ, तो उसको हम क्या कहते हैं, कीप अ स्ट्रेस फेस, मतलब जैसा फेस है वैसा ही बनाए रखना, ये होता है। नॉट लाफ और चेंज एक्सप्रेशन, जब आप अपने एक्सप्रेशन चेंज नहीं कर रहे हो या जैसे हो वैसे। कॉन्स्टेंट फेस कह सकते, कॉन्स्टेंट फेस। फेस द म्यूजिक तो आपको पता ही है, जब डांट फटकार लगती है ना। टू बी चीटेड बाय समवन नहीं, वर्क वेरी पॉसिबल वे नहीं। टू एक्सेप्ट पनिशमेंट, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर सम मिस्टेक, अगर आपने कोई गलती करी है तो आप उसकी जो पनिशमेंट मिलती है आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो और आराम से ध्यान से सुनते रहते हो। जैसे पिताजी, जब आप कोई गलती कर देते हो तो पिताजी आपको डांटते हैं, जब आप घूम घाम के लेट सेट जाते हो तो घर पे डांट लगती है तो आप उसको चुपचाप सुन रहे होते हो। राइट नाउ माई हैंड्स आर फुल, जब आपके हाथ फुल होते हैं इसका मतलब क्या है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो। बोलते मेरे हाथ घिरे हुए हैं, इसका मतलब यू आर बिजी। बॉयल द ओशियन का मतलब क्या होता है, ट्राई टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, है भाई, बिल्कुल सही बात है। आप कभी ओशियन को बॉयल कर सकते हो, समंदर को, महासागर को उबाल सकते हो, उस पानी को नहीं उबाल सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो कुछ भी ऐसा करना, पूरे समंदर को सुखाने की कोशिश करना, ये सब करना, ये बर्बादी है। द कंपनी हैड सम इनिशियल प्रॉब्लम्स बट नाउ इट इज़ डैश, नाउ इट इज़ डैश। शुरुआत में तो इसमें दिक्कतें आई थी, लेकिन अभी क्या है, फ्लाई हाई। फ्लाई हाई का मतलब एवरीथिंग इज ओके। फ्लाई मतलब एवरीथिंग इज ओके। जब कोई चीज बहुत बढ़िया होती है तो उसको फ्लाई हाई बोलते हैं। एवरीथिंग इज ओके नाउ, द कंपनी हैड सम इनिशियल प्रॉब्लम्स बट नाउ इट इज फ्लाइंग हाई, अभी तो ये बहुत अच्छे से चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक है। टेक नोटिस का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व, अटेंड, फॉलो, कंसिडर। किसी भी चीज को कंसिडर करने का मतलब होता है टेक नोटिस। टेक नोटिस का मतलब होता है सिट अप एंड टेक नोटिस। टेक नोटिस मतलब किसी भी चीज को कंसिडर करना, जो भी आप कर रहे हो उसको नोटिस करो, देखो ये क्या हो रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं कंसिडर करना। बर्न वंस ब्रिजेस, ये तो मैंने कराया था भाई, मैराथन क्लासेस में भी कराया था, कि जो कुछ भी आपके रिसोर्सेज हैं आप सारे के सारे रिसोर्सेज को खत्म कर देते हो। इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू एन अर्ली स्टेट, ये हो जाएगा। हैविंग एन ओवरनाइट सक्सेस, वर्किंग वेरी हार्ड नहीं। ऑप्शन नंबर ए, जैसे आप जिस सोर्स के जरिए आपने किसी काम को किया है उस सोर्स को ही आप खत्म कर दे रहे हो, उसको कहते हैं बर्न वंस ब्रिजेस। टू वर्क लेट इन द नाइट का मतलब क्या होता है, कौन से ईडियम का मतलब होता है, ये तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब, ये ईडियम है और ऊपर मीनिंग लिख रखा है, उल्टा पूछ लिया आपसे, ठीक है। अलग शिफ्ट में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में पूछ लिया उन्होंने। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है देर रात तक मेहनत करना। लाई इन द बेड यू हैव मेड, लाई इन द बेड यू हैव मेड, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? देखो, जो बिस्तर आपने बनाया है उसी पर आप लेट रहे हो। बोलते हैं कि जो गड्ढा आपने खोदा है उसमें आप धंसोगे, आपने दूसरों के लिए खोदा है, आप उसमें गिरोगे। तो जो भी चीज आपने की है उसका फल आपको मिलेगा। फेस द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस जो बहुत ही गलत हैं, जो आपको नहीं चाहिए लेकिन वो आपको मिल रहे हैं क्योंकि आपने किसी और के लिए भी तो ऐसा ही किया था, तो उसी को कहते हैं फेस द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर ओन एक्ट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, ओपन योर हार्ट का मतलब क्या होता है, इमीडिएटली थिंक ऑफ समथिंग, फील रिलीव्ड बिकॉज द स्ट्रेस इज रिमूव्ड, could do something very easily, could do something very easily, और share your deepest feelings, ये होता है open your heart। share your deepest feelings मतलब अपना दिल खोल के रख देने का मतलब साफ साफ है भाई कि आपने ऐसी चीज़ें किसी के साथ शेयर करी हैं जो बहुत ही सीक्रेटिव हैं, जिनको आप कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, फिर भी आपने कर दिया, दैट इज कॉल्ड ओपन योर हार्ट। नेक्स्ट, पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है, एग्री विद समवन या पासिंग बैलेंस, ब्लेम टू समवन एल्स, या बेसिक और एसेंशियल एलिमेंट। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है बेसिक एंड एसेंशियल, मतलब
महत्वपूर्ण चीज कह सकते हो, इंपॉर्टेंट थिंग, महत्वपूर्ण चीज है ना, कि अगर क्लास में आओगे तो जो आईडी कार्ड है वो आपका पार्ट एंड पार्सल है। योर आईडी कार्ड इज पार्ट एंड पार्सल। द ऑफिस मैनेजमेंट वॉज इन डायर स्ट्रेट्स, इसका मतलब क्या होता है बताओ? है इन डायर स्टेयर्स आफ्टर द फाइनेंशियल क्रैश, जब फाइनेंशियल क्रैश आया तो सारे के सारे मैनेजमेंट क्या हो गए? इन डायर स्टेयर्स मतलब प्रॉब्लम में आ गए। इन अ वेरी बैड सिचुएशन, इन अ वेरी बैड सिचुएशन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इग्नोर्ड किस ईडियम का मीनिंग है बताओ? ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी चीज है। बियॉन्ड द पेल, ये नीचे ईडियम है, इसमें से ये जो इग्नोर्ड है, किसी को इग्नोर करना, ये कौन से ईडियम का मीनिंग होता है? बिड, डेफिशिएंट, टू ब्लो ओवर या बिग फिश, कौन से ईडियम का मीनिंग होना चाहिए बताओ? सोच सोच के बताओ। ये होता है बाइड, ठीक है, बिड, बाइड, बाइडन, अलाउ। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को डेफिशिएंस जो होता है, बाइड डेफियंस टू, बाइड डेफियंस टू। ठीक है, बाइड होता है BIDE फर्स्ट फॉर्म होती है, BID सेकंड फॉर्म होती है और BIDDEN। ठीक है, इसका मतलब होता है टू अलाउ, है ना। ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है, ये थर्ड फॉर्म होती है। तो ये अब जहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे भी तो सेकंड फॉर्म आएगी। तो बिड डेफियंस टू का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना, टू इग्नोर। नेक्स्ट, स्टिकी फिंगर्स एज, इसमें भी 4 आपको सेलेक्ट करने हैं। अब कौन सी वाली चीज़ को अंडरलाइन करना है ये तो मुझे भी नहीं पता, पढ़ के पता चलेगा। ठीक है, हाँ, ही स्टार्टेड विद एन ऑनलाइन कंपनी, उसने एक सबसे पहले एक ऑनलाइन कंपनी से स्टार्ट किया था चीज़ों को। ठीक है, हाँ। एंड बिकेम अ मिलेनियर, ये होता है मिडास टच। देन ही सोल्ड, है ना, ये होता है मिडास टच का मतलब होता है बिकेम अ मिलेनियर, ये ईडियम है। ही सोल्ड इट एंड इन्वेस्टेड इन द शेयर मार्केट एंड अर्न मोर मनी। मिडास टच होता है पैसे से ही रिलेटेड होता है शायद, ये अर्न मोर मनी होता है। नाउ ही हैज इन्वेस्टेड इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एंड इज जनरेटिंग ह्यूज वेल्थ। व्हाट डज ही हैव, इसमें किसी भी एक पार्ट को अंडरलाइन किया गया होगा। ठीक है, या तो इसको, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्योंकि इसमें जो टाइपिंग करी है ना भाई साहब ने, उसमें जो टाइपिंग करी, मैं चेक करता हूं कहां पे ये अंडरलाइन किया है इन्होंने। ठीक है, देखो इसमें जो पैसा है ना, पैसा कमाना ही होता है, ये वाला अंडरलाइन करना पड़ेगा ना, ये इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। मिडास टच का मतलब होता है पैसा कमाना, बहुत सारा पैसा कमाना, पैसा कमाना। ठीक है, और यहां पे लिख भी रखा है जेनरेटिंग ह्यूज वेल्थ, मतलब बहुत सारा पैसा कमाना, कि पहले उसने एक कंपनी में जॉब करी, वहाँ से पैसा कमाया, फिर उसने इसको इन्वेस्ट कर दिया, फिर और पैसा कमाया और पैसा कमाया, तो वो पैसा कमाना जो होता है ना उसको मिडास टच बोलते हैं। स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, तो कल भी सिखाया था भैया, मतलब जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है ना उसमें सिखाया था मैंने आपको, बताइए। स्नोबॉल इफेक्ट, कोल्ड एंड अनकंफर्टेबल, कोई मतलब नहीं बनता। स्लो मूवमेंट, बिल्कुल नहीं। ट्रिक समवन कंप्लीटली, किसी को धोखा देना, स्नोबॉल इफेक्ट नहीं। एन एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड, ये सही है। एक्सेलरेट का मतलब होता है चीजों को बढ़ाना, किसी भी मैग्नीट्यूड की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाना, स्नोबॉल इफेक्ट। जब कोई चीज ऐसे चल रही होती है उसकी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, उसको बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। कोई भी चीज, रनिंग चीज है, उसको और ज्यादा, है ना, बढ़ा देना। एल्बो ग्रीस क्या होता है? एल्बो ग्रीस का मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट वी नीड इज स्किल्ड एंड एनर्जेटिक प्लानिंग एंड एल्बो ग्रीस। हमको क्या चाहिए? एक तो स्किल्ड, एनर्जेटिक प्लानिंग, स्किल्ड और एनर्जेटिक प्लानिंग एंड एल्बो ग्रीस। हमको चाहिए एक तो बहुत ही स्किल्ड और एनर्जेटिक प्लानिंग, ऐसी प्लानिंग जो एनर्जेटिक हो और इसके अंदर स्किल्ड भी हो।
और क्या चाहिए, एल्बो ग्रीस। एल्बो ग्रीस का मतलब होता है हार्ड वर्क दैट वन पुट्स इनटू डूइंग समथिंग, मतलब किसी भी काम को करने में जो हार्डवर्क डलता है ना, हार्डवर्क, उसको कहते हैं एल्बो ग्रीस, मतलब मेहनत कह सकते हो। एल्बो ग्रीस मीन्स होती है हार्डवर्क, मेहनत, ताकत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्टडी हार्ड का मतलब, ये जो स्टडी हार्ड है ये मीनिंग है, ठीक है, ये मीनिंग है, और ईडियम नीचे से सेलेक्ट करना है। ये सारे के सारे ईडियम्स हैं, इनमें से एक ही ईडियम सही होगा, ठीक है। जैसे पॉर माई हार्ट आउट, गलत। बर्न द बुक्स, किताबों को जला देना का मतलब होता है स्टडी हार्ड। कट टू दी चेस, नहीं, ये होता है हिट द बॉक्स। हिट द बॉक्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा पढ़ाई करना, ठीक है। डू यू बिलीव दैट यू हैव अ पॉसिबिलिटी, हैव अ पॉसिबिलिटी, शूट द ब्रीज, स्नो जॉब, पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स तो अलग होता है, रहस्य उजागर करना। स्टैंड अ चांस, किसी भी चीज, किसी भी काम को करने का जब आपको चांस मिलता है तो हम बोलते हैं स्टैंड अ चांस, मतलब तुम्हारे पास एक पॉसिबिलिटी है इस काम को करने की, ठीक है ना। तो स्टैंड अ चांस मीन्स टू हैव अ पॉसिबिलिटी। डू यू बिलीव दैट यू हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द जॉब, स्टैंड अ चांस, चांस, एक चांस मिलता है। गेट योर एक्ट टुगेदर, इसका मतलब बताओ भैया, ये तो बहुत सिंपल है मेरे लिए, आपके लिए मुझे पता नहीं, बट सिंपल है। जब मेरे लिए सिंपल हो सकता है तो आपके लिए भी हो सकता है। देखो, क्योंकि गेट योर एक्ट टुगेदर, क्योंकि देखो मैं पढ़ाता रहता हूँ कभी ना कभी, किसी न किसी बैच में, कभी इस बैच में, कभी उस बैच में, ठीक है। हाँ, गेट योर एक्ट टुगेदर मतलब किसी भी काम को आप एक अच्छे मैनर से, अच्छे तरीके से करते हो, उसको बोलते हैं गेट योर एक्ट टुगेदर। मतलब एक प्रॉपर मैनर में अगर आप किसी भी काम को करते हो, जैसे कि आपकी जॉब चल रही है, आप उस जॉब को बहुत अच्छे से कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड गेट योर एक्ट टुगेदर। किसी भी काम को हर एक सीक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस के साथ अगर काम करते हो। टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, सिस्टमैटिक करना, सो दैट यू कैन डू समथिंग प्रॉपरली, जो किसी चीज को आप अच्छे से कर सको। अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हो तो आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, सिस्टमैटिकली ढालना पड़ेगा, जिससे आप किसी भी काम को ढंग से कर सको। दैट इज द मीनिंग ऑफ गेट योर एक्ट टुगेदर। यहां पे देखो लिखा हुआ है प्रोवाइड्स यूजफुल एडवांटेज। प्रोवाइड यूजफुल एडवांटेज का मीनिंग क्या हो सकता है? चाय पियोगे भाई साहब? बताइए, चाय आ गई मेरे पास। बताओ, क्या मतलब है इसका? बताओ। देखो, द मॉडर्न इरा स्टैटिस्टिक्स डेटा, आज के युग का जो स्टैटिस्टिक्स डेटा है वो हमें प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स यूजफुल एडवांटेज। अब ये तो मीनिंग है, आपको ईडियम तो इनमें से चूज करना है। प्ले इट बाय ईयर, पुट समथिंग ऑन आइस, किसी भी चीज को आइस पे रखना, ये कौन सा ईडियम है? एक होता है ग्रिस्ट टू द मील, एक होता है कॉस्ट एंड आर्म अ लेग। ये चारों ईडियम है, इनमें से जो मीनिंग यहां अंडरलाइन किया गया वो कौन से ईडियम का है? वो है ग्रिस्ट टू द मील। ग्रिस्ट टू द मील का मतलब होता है किसी भी प्रोवाइड यूजफुल एडवांटेज, किसी भी चीज के जो एडवांटेज होते हैं, है ना, यूजफुल एडवांटेज वो प्रोवाइड करना मीनिंग होता है किसका? ग्रिस्ट टू द मील का। ये तो महंगा होता है, ये रिस्क लेना होता है, ये प्लेट बाय ईयर ये अलग ईडियम होता है। इनमें से किसी भी ईडियम का मीनिंग इससे मैच नहीं करेगा सिवाय थर्ड वाले की, ठीक है। अब ये हो सकते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए टफ हो, क्योंकि ये आपने पढ़े ही नहीं है या पढ़ के नहीं गए हो, तो हो सकता है कि आपको ये टफ लगे। और ऑब्वियसली बात भी है कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा, हर किसी के बस की बात तो है नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। पढ़ने से ही एग्जाम निकलते हैं, टाइम पास करने से नहीं निकल सकते। अगले वाले का आंसर बताओ। ये तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू स्टे अप लेट वर्किंग एट नाइट और स्टडिंग। जब हम पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं देर रात तक, तो उसको बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। स्टीयर क्लियर ऑफ, बताओ। ये तो मैंने कराया है भाई, ये तो भूलने नहीं दूंगा, ये तो मैंने कराया है। बताओ। स्टील क्लियर ऑफ
का मतलब क्या होता है, मैंने कराया है अभी रिसेंट क्लासेस में ही, या तो मैराथन क्लास में कराया है, किसी न किसी चीज में कराया जरूर है, मैंने अभी कराया है रिसेंटली। अवॉइड समवन और समथिंग बिकॉज इट इज डेंजरस फॉर यू। जब आप किसी भी चीज को इग्नोर करते हैं कि यार इससे मुझे खतरा है, इसको बोलते हैं स्टीयर क्लियर ऑफ। अंडर द नोज का मतलब क्या हो सकता है? अंडर द नोज मतलब नाक के नीचे, बोलते कि यार तुम्हारे नाक के नीचे से वो बंदा इस चीज को निकाल ले गया। इसका मतलब क्या होता है? नाक के नीचे मतलब तुम्हारी इतनी निगरानी होने के बावजूद भी वो आपके ले गया निकाल के इस चीज को। इन फुल व्यू ऑफ समबडी मतलब जिस चीज पे आपकी 24 घंटे नजर रहती है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं अंडर द नोज। जो चीज आपके नाक के नीचे है, इसका मतलब है कि जो चीज आपके हमेशा आंखों के सामने है। इसका आंसर बताओ सब लोग। बताओ जल्दी से फटाफट। देखो इस वाले क्वेश्चन में फिर से वही चीज है कि अंडरलाइन नहीं कर पाए इन्होंने। यू वांटेड टू स्पीक, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। वांट टू स्पीक बट यू कंट्रोल्ड योरसेल्फ, इसका मतलब होता है, बताओ ये किसका मीनिंग है? मतलब ये ऊपर मीनिंग लिखा है और ईडियम नीचे से ढूंढना है। तो पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं, ड्रैक्ट योर फीट नहीं, हरक्लियन टास्क नहीं, हेल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस होता है, ठीक है, होल्ड योर हॉर्सेस। इसका मतलब होता है नॉट टू स्पीक। इफ यू इवन यू वॉन्ट टू स्पीक बट यू डोंट, इफ यू इवन यू वॉन्ट टू स्पीक बट यू डोंट, मतलब तुम चाहते हो बोलना किसी भी टॉपिक पे लेकिन तुम नहीं करते हो ऐसा, क्योंकि नुकसान है, कोई फायदा है नहीं है। तो यू वॉन्टेड टू स्पीक बट यू कंट्रोल्ड योर सेल्फ इज कॉल्ड होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है। ये इस इडियम का मीनिंग होता है कि आप अपने आप को कंट्रोल करते हो। रिमेन काम कह सकते हो, इसका मीनिंग होता है रिमेन काम, शांत रहना, चुपचाप रहना, कंट्रोल करना अपने आप को, पेशेंट होना। यहां तक भी हो सकता है ये अंडरलाइन, है ना, बिकेम पेशेंट, यहां तक भी हो सकता है इसका अंडरलाइन, ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग भी यही होता है सेम। टू ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है बताइए? टू ईट हम्बल पाई, ये तो भैया रिपीटेड है? बताओ। टू ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है? फेल्ट सॉरी, टू फील सॉरी। जब आप कोई काम कर देते हो और उसको लगता है कि यार ये जो काम मैंने किया गलत था, तो उसको बोलते हैं टू फील सॉरी एंड अपोलोजाइज फॉर अ मिस्टेक। जब भी आप कोई गलती कर देते हो तो उसके लिए जब आप, है ना, सॉरी बोलते हो ना, या फिर सॉरी फील करते हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ। देखो, स्टेप अप टू द प्लेट, ये भी एक इडियम होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? स्टेप अप टू द प्लेट, टेक कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन। जैसे मान लो कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी हो रहा है, उसका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना। स्टेप अप टू द प्लेट, इसका मतलब होता है टेक कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन। जैसे कि मान लो कोई चीज संभल नहीं रही है किसी ऑफिसर से, तो वहां पर बड़ा ऑफिसर आता है और बोलता है कि तुम हट जाओ, मैं संभालूंगा इसको। उसको बोलते हैं टू टेक कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन, एक परिस्थिति का पूरा जिम्मेदारी लेना, ठीक है। बायग्नोस बाय बायग्नोस, इसका मीनिंग क्या हो सकता है बताइए? वैसे बायग्नोस बायगूंस भी होता है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? अगर कुछ इस तरह की इडियम्स आपको समझ में नहीं भी आया करें तो कॉन्टेक्स्ट पढ़ लिया करो। जैसे नैन्सी हेल्ड अ ग्रूज अगेंस्ट हर टीचर फॉर अ लॉन्ग टाइम बट सी फाइनली डिसाइडेड टू लेट बाइगोन्स, सॉरी हाँ सही तो है, बाइगोन्स बी बाइगोन्स। जो जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दो, बाइगोन्स बी बाइगोन्स, है ना। बाइगोन्स बी बाइगोन्स का मतलब होता है जो हुआ सो हुआ। इसका मतलब होता है जो हुआ सो हुआ, इग्नोर द पास्ट, कोई बात नहीं यार, जाने दो, जो हुआ सो हुआ। इसको बोलते हैं जो हुआ सो हुआ। जो हुआ सो हुआ।
इग्नोर द पास्ट। ठीक है भाई। नेक्स्ट, यामिनी इज अ ग्रेट सिंगर, सी विल मेक इट बिग। मेक इट बिग, मेक समथिंग बिग, किसी भी चीज को बड़ा बनाना, क्या मतलब होता है? मेक इट बिग मतलब यामिनी जो है वो एक सिंगर है लेकिन उसने इस चीज को बड़ा बना दिया, इसका मतलब क्या होता है बताओ? वो एक सिंगर है और उसने अपने आप को इतना बड़ा बना लिया है। मेक समथिंग बिग इज द मीनिंग ऑफ सक्सीड। सक्सीड मतलब टू सक्सीड, सफल होना और फेमस हो जाना, मतलब खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा आदमी बन जाना, इज द करेक्ट मीनिंग। फ्रेज है, ये नियम नहीं है। कम वॉट में, ये तो फ्रेज है, ये मैंने आपको कई बार सिखाया है। कम वॉट में, ये मैं अपनी क्लासेस में भी सिखाता रहता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, टू बी अमंग द लेटेस्ट, या नो मैटर व्हाट हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका हिंदी में मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए। इसका हिंदी में मतलब होता है चाहे कुछ भी हो। चाहे कुछ भी हो जाए, यानी कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे एक काम करना ही करना है। क्रिस्टी शुड डिस्कस दिस विद हर फेस टू फेस। फेस टू फेस का मतलब क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, मुझे इस चीज को फेस टू फेस डिस्कस करना है। इसका मतलब रिमाइंडेड नॉर्मली एंड रियलिस्टिक ऑलमोस्ट ऑलवेज विद अनदर पर्सन इन देयर प्रेजेंस रेदर देन से बाय फोन और लेटर। ना तो लेटर से बात करूंगा ना फोन से बात करूंगा, मैं फेस टू फेस बात करूं, मतलब उसकी प्रेजेंस में मुझे बात करनी। बिल्कुल सिंपल। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल पूरा का पूरा मीनिंग मैच कर रहा है, आराम से आप पता कर सकते हो। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड तो आपको पता ही है यार। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब होता है झगड़ा, और किसी एप्पल की वजह से झगड़ा हो रहा है। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का कारण, झगड़े की जड़। जैसे कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन, या बोर्ड एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। ठीक है ना। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है? पैर तोड़ना, टांगे तोड़ना, क्या मतलब होता है? देखो, ब्रेक अ लेग का मतलब उल्टा नहीं होता, बिल्कुल इसका नेगेटिव वर्ड नहीं है। देखो यहां पे लिखा हुआ है ब्रेक अ लेग मतलब किसी का पैर तोड़ने का मतलब टू हर्ट समवन, बिल्कुल भी नहीं। टू लव समवन, टू अवॉइड समवन, ये तीनों में से कुछ हो सकता है, विश समवन, लेकिन ये होता है ऑप्शन नंबर बी। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को गुड लक बोलना, मतलब आई विश फॉर यू गुड लक, आई विश फॉर यू गुड लक, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक अ लेग। फिट एज अ फिडल इन गुड हेल्थ, मतलब फिडल, देखो फिट एज अ फिडल का मीनिंग क्या हो सकता है? चार ऑप्शन है, चार का मीनिंग आपको चेक करना है। बिल्कुल बहुत सिंपल है, आराम से बता सकते हो। मैं आपको मीनिंग बता देता हूं। फिट एज अ फिडल एक फ्रेज होता है, इडियोमेटिक फ्रेज होता है, जिसका मीनिंग होता है कि एक अच्छी हालत में होना। आप यहां पे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, अच्छी हालत में होना, अच्छी हालत में होना। ठीक है, इसको बोलते हैं इन गुड हेल्थ। ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेक अप हर माइंड, ये तो अभी अभी करके आए, ये भी रिपीट हो चुका है। जब आप अपना दिमाग सेट कर लेते हो कि मुझे इस काम को करना ही करना है, अभी अभी पढ़ के आए ना, हाँ, मेड हिज माइंड, अब यहां पे लिखा है मेक अप हर माइंड, डिसाइड बिटवीन अल्टरनेटिव्स और कम टू अ डिसीजन। आपके पास 4-5 ऑप्शंस थे कि आप ये करोगे कि ये करोगे, आईफोन 14 लोगे कि 15 लोगे, 13 लोगे, 12 लोगे। आपने कहा अब मुझे 14 लेना है, 14 प्रो लेना है, तो आपने एक मेकअप कर लिया, अपना माइंड मेकअप कर लिया, तो उसको बोलते हैं किसी भी डिसीजन पे आना। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। टू हिट द नेल ऑन द हेड, ये तो बहुत सिंपल है। आप मेरे से चिढ़ने लगे होगे, आपको लगता होगा कि सर हो गए हैं पागल, या फिर सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिस दिन एग्जाम में बैठेंगे तब पता चलेगा हर चीज इनको आसान लगती है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसे सारे ही सिंपल लगते हैं। मेरे भाई मैं भी एग्जाम में बैठा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में आपको पढ़ाने चला आया। मैंने एग्जाम भी दिए हैं, एग्जाम में स्कोर 100% भी किए हैं, और मैं 6 साल से पढ़ा भी रहा हूं, हल्के मत लेना। टू हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है बताओ? 4 ऑप्शन है आपके पास, है
टू बी इनडिसिसिव, बिल्कुल भी नहीं। टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल भी नहीं। हिट समवन एक्यूरेटली, थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। टू एक्सप्रेस एन आइडिया विद, बिल्कुल भी नहीं। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्रेस एन आइडिया विद ग्रेट प्रेसिजन या टू हिट समथिंग एक्यूरेटली, ये होगा। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। टू एक्सप्रेस एन आइडिया तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ग्रेट प्रेसिजन, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखो फोर्थ लगा दिया, थर्ड होगा इसका आंसर। टू हिट समथिंग, किसी भी चीज को सटीक जगह पर, ठीक है, एक्यूरेट हिट करना। संचित स्टैंड्स बाय हिज फ्रेंड्स थ्रू थिक एंड थिन, हर हालत में, इन एवरी कंडीशन, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस इज द करेक्ट आंसर। हियर समवन आउट, इसका मीनिंग बताओ सोच के। क्वेश्चन नंबर 55, सभी लोग बताओ, सोचो और आंसर करो। हियर समवन आउट, डिसमिस समवन फ्रॉम लिसनिंग टू यू, बिल्कुल भी नहीं। कीप समवन आउट, किसी को बाहर कर देना। हियर समवन आउट, नहीं। हियर फ्रॉम फार अवे या लेट समवन कंप्लीट व्हाट यू आर सेइंग, लेट समवन कंप्लीट, हाँ, किसी को पूरी तरह से सुनना, जो भी बोलना चाह रहा है बोलो, बोलो मैं सुन रहा हूं। हियर समवन आउट, हियर आउट का मतलब होता है पूरी तरह से सुनना। पुल योर सेल्फ टुगेदर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब क्या होता है बताओ। जब आपके जीवन में, देखो कभी कभी तो हमें ऐसे लगता है कि देखो फील एजिटेटेड, ये तो हो ही नहीं सकता, कोई मतलब नहीं। डिस्करेज द परहैप्स या एनकरेज द रिच, ये इनमें से कोई ऐसा आंसर है नहीं, लेकिन आप ये कह सकते हो पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना। ऐसा नहीं है, बट इसका मीनिंग होता है जैसे आपकी लाइफ में कुछ हो गया, कुछ गलत हो गया, मान लो किसी की डेथ हो जाती है, तो घर में एक दूसरे को संभालते हैं लोग, अरे कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। तो काम डाउन आफ्टर एन अपसेटिंग इंसिडेंट, जब ऐसा कोई इंसिडेंट आता है, जब कोई ऐसा इंसिडेंट आता है ना, जो अपसेटिंग है, बहुत ही बेकार इंसिडेंट, और उसके बाद जब आप अपने आप को शांत कर रहे होते तो उसको बोलते हैं पुल योर सेल्फ टुगेदर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाइट योर टंग का मतलब क्या होता है? अपनी ही जीभ काट लेने का मतलब समझते हो? जैसे कभी कभी खाना खाते समय हमारी जीभ कट जाती है ना तो बाइट योर टंग का मतलब क्या होता है? क्या अवॉइड सेइंग समथिंग इसका मीनिंग होगा? टू हैव समथिंग एक्सप्लोड, कुछ भी आपने ढूंढ लिया है। टू स्कॉल्ड समवन बाबली, या फिर ड्रिंक वेरी हैवीली, कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाइट योर टंग का मतलब होता है कि जब आप अपनी जीभ काट ले रहे हो तो अब आप कुछ भी बोल नहीं पाओगे। ठीक है, टू अवॉइड सेइंग समथिंग, ये तरीका बताता हूँ याद करने का, कि आप अपनी टंग को काट ले रहे हो तो आप बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। टू अवॉइड सेइंग समथिंग, अगर आप अपनी जुबान काट लोगे तो कैसे बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। टू अवॉइड सेइंग समथिंग, किसी भी चीज के बारे में कुछ भी कहना, उसको इग्नोर करना। ह्यू एंड क्राई तो बहुत जानते हो, शोरगुल होता है, हल्ला गुल्ला, सबको भी पता है। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है हल्ला गुल्ला, शोरगुल। हल्ला गुल्ला मतलब शोरगुल, नॉइज। प्रोटेस्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि पोस्टपोन तो टालना होता है, इंक्वायरी लेना अलग चीज है, अबंडन त्यागना होता है, तो कोई भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, सीक्रेट को उजागर करना। टू बी इन हरी, टू हाइड द ट्रुथ, रिवील अ सीक्रेट, जो सीक्रेट आपने छुपा के रखा है इतने दिनों से, आप उसको जब सबके सामने रखते हो, इसको कहते हैं टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला बताओ। 60, क्वेश्चन नंबर 60। I did not even listen to him. He was only talking through his heart. मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं सुना। पता है क्यों? क्योंकि वो कैसे बात कर रहा था? Through his heart. Through his heart. Talking through his heart का मतलब होता है बकवास करना। तभी तो उसने नहीं सुना उसको। कॉन्टेक्स्ट पढ़ के आपकी आधी सी समस्या सॉल्व हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से एलिमिनेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास करना। बिल्ड कास्टल्स इन द एयर, ऐसे हवाई महल बनाना जिनका कोई बेस ही नहीं है। बिल्ड अ पैलेशियल हाउस, टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, टू मेक इमेजिनरी स्कीम्स, या टू टॉक पॉइंटलेसली।
तीनों ही देखो थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, बस सेकंड वाला ही बिल्कुल पूरी तरह से मैच नहीं कर रहा। तो इसमें से आपको ये करेक्ट आंसर लगाना है थर्ड वाला, क्योंकि इमेजिनरी स्कीम्स का मतलब होता है कि ऐसी स्कीम्स बनाना, ऐसी चीज़ें तैयार करना जो एक्चुअली रियल नहीं है, फिक्शनल है। कि मैं एक दिन, मेरे पास उड़ने वाली कार होगी, मैं एक दिन भगवान से मिलने जाऊंगा, इस तरह की बातें करना। कास्टल्स इन द एयर, महल बनाना, हवाई महल बनाना। टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ पार्ट एंड पार्सल, तो हम अभी अभी पढ़ के आए हैं। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है नहीं, यूजफुल पार्ट। मिथ इंटीग्रल पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट। ये तो यूजलेस है। यूजफुल पार्ट, अ यूजफुल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ना, उसको बोलते हैं। फैक्ट्स डायरेक्टली, हर्ड द फैक्ट्स डायरेक्टली। देखो किसी भी तरह के फैक्ट्स को सीधे सीधे सुनना, इसका मतलब क्या होता है बताओ? स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्स माउथ, ये एक ईडियम है और इसका मीनिंग है ऊपर। ये ईडियम है और ये मीनिंग है, नीचे ईडियम लिख रखा है स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्स माउथ, मतलब घोड़े के मुंह से सीधी आवाज अगर आपके कानों में आ रही, इसका मतलब आप डायरेक्ट किसी भी चीज को सुन रहे हो। आप बीच में कोई उसने ऐसे कहा उससे कि तू जाके उसको ये बोल दियो, तो ये वो वाली बात उसके पास डायरेक्ट नहीं गई। लेकिन अगर डायरेक्ट आवाज सुनाई दे रही है, इसको बोलते हैं हर्ड द फैक्ट्स डायरेक्टली। जो भी फैक्ट्स आपको सुनाई दिए वो डायरेक्टली आपको सुनाई दिए हैं, बीच में कोई नहीं था। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द इशू, ये मीनिंग है। ऊपर जो लिखा हुआ है अंडरलाइन वाला, ये मीनिंग है। आपको ढूंढना है ईडियम। ईडियम आपको इन चारों में से कोई मिलेगा। अ ब्लैक सीप, या द क्रक्स ऑफ द मैटर, या चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। व्यर्थ में पछताना मीनिंग होता है इसका। ब्लैक सीप होता है एक ऐसा व्यक्ति जो घर के लिए कलंक होता है। लेकिन क्रक्स ऑफ द मैटर इज द ईडियम दैट ऑफ विच मीनिंग इज द मीनिंग ऑफ विच इज क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द इशू। जैसे मान लो कोई मुद्दा है, कोई बहसबाजी है, कोई मुद्दा है, कोई भी मुद्दा, और उस मुद्दे का जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, जो समझ में नहीं आ रहा किसी के, उसको कहते हैं द क्रक्स ऑफ द मैटर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी अ परफेक्ट आंसर। ठीक है ना? टू बी अनडिसाइडेड, ये भी मीनिंग है, ये भी मीनिंग है। आपको ईडियम नीचे से चूज करना है। बताओ कौन सा इसमें से ऐसा ऑप्शन है जो सही ईडियम होगा इस मीनिंग है। टू बी अनडिसाइडेड, कोई भी ऐसी चीज है जो डिसाइडेड नहीं है। मैंने आपको कल भी सिखाया था, कल की क्लास में जो मैं सीपीयू मेंस की क्लासेस ले रहा हूं उसके अंदर मैंने ये ईडियम सिखा रखा है। सिटिंग ऑन द फेंस, मतलब जब आप बीच में होते हो, ना इधर के ना उधर के, तो उसको बोलते हैं टू बी अनडिसाइडेड। कोई भी चीज जो आपने डिसाइड नहीं करी है अभी तक, उसको बोलते हैं। ठीक है ना? बाइट द बुलेट तो अभी अभी देखो रिपीट हो चुका है, बाइट द बुलेट रिपीट हो चुका है। डिसाइड टू डू द इनएविटेबल विच यू आर अवॉइडिंग, मतलब किसी भी, देखो डिसाइड टू डू, उस काम को करने का डिसीजन लेना, ठीक है, जो आपने अवॉइड कर रखा है। डिसाइड टू डू द इनएविटेबल विच यू आर अवॉइडिंग। ठीक है, बाइट द बुलेट। स्पिल द बीन्स होता है रहस्य उजागर करना। टू बी वेरी एक्सपेंसिव नहीं। फेल टू मेक एन इम्पैक्ट नहीं। गिव अवे अ सीक्रेट, ये होता है ऑप्शन नंबर थर्ड। गिव अवे अ सीक्रेट, रहस्य उजागर करना। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट आप जानते हो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ। अब दो तरह की तारीफें होती है। एक तो आप उस व्यक्ति की तारीफ कर रहे हो जो आपके लिए खास है, अच्छे तरीके से तारीफ कर रहे हो, बहुत बढ़िया आदमी है, ठीक है, तो उसकी अच्छे से तारीफ करते। एक होता है नॉर्मल तारीफ करना, इस तरह से तारीफ करना कि एक तरीके से वो तारीफ नहीं बेचती है, और ले आए नई बाइक, उड़ा दिए बाप के पैसे, ऐसी वाली तारीफ करना। अच्छा लग रहा है मुझे तो, बढ़िया है, ऐसी तरक्की करो। दैट इज द टाइप ऑफ इंसल्ट इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। एक तरीके से इंसल्ट करना होता है। कैरी ऑफ हिज फीट, कैरी ऑफ हिज फीट, कैरी ऑफ, ऑफ का मतलब होता है अलग होना या दूर होना, तो आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ, ही वॉज कैरिड ऑफ हिज फीट व्हेन ही वॉज डिक्लेयर्ड टू हैव वॉन द प्राइज। उसने, मतलब एक होता ना कि जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि मुझे बेस्ट प्राइज मिला है, सबसे बेस्ट प्राइज मतलब सबसे ऊपर का खिताब मिला है कि मैं जीत गया,
तो मेरे अंदर की ज्वालामुखी एकदम एक्साइटमेंट देख रहे हो किस लेवल पे होगी, वॉज वाइल्ड विद एक्साइटमेंट इज द मीनिंग ऑफ कैरी ऑफ हिज फीट। मतलब एक्साइटमेंट में आके एकदम खुखार हो जाना, ये ऐसे करके कर देते ना जब मैच जीत जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। द न्यू रूटीन विल सूट यू टू 280। 280 का मतलब क्या होता है? 280 280 बताओ इसका आंसर। लगभग क्लास खत्म होने वाली है। द न्यू रूटीन विल सूट यू 280। 280 का मतलब क्या होता है? फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है एग्जैक्टली 100%। जो आपने नया रूटीन बनाया ये आपको सूट करेगा 110% एग्जैक्टली। दो और बचे हैं, इसका भी आंसर बताओ। इसमें आपको ब्लैंक फिल करना है, ठीक है। आई हैव, अरे ये तो हटाना पड़ेगा पूरा पढ़ने के लिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें टाइम वेस्ट होगा हल्का सा। यहां रख दो इसको, ठीक है भाई। चलो, आई हैव ऑल द टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स नेसेसरी टू क्रैक एनी इंटरव्यू, इट विल बी डैश। देखो ये कह रहा है आई हैव ऑल द टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरे पास हर तरह की स्किल्स हैं नेसेसरी जो भी रिक्वायरमेंट है टू क्रैक एनी इंटरव्यू, किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने की। इट विल बी डैश फॉर मी, इट विल अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ये एक तरीके से मेरे लिए आसान है, पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास सारी की सारी स्किल्स हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन या टेक्निकल किसी भी तरह की स्किल्स हो, सब है मेरे पास। एक और है लास्ट, स्पिल द बीन्स, अभी अभी पढ़ के आए हैं यार। टू रिवील अ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह की चीज को रिवील करना, उजागर करना। ये हो गई आपकी क्लास इज ओवर। अगर आप लोग सीपीओ प्री दे चुके हैं, अच्छे मार्क्स हैं, 130 प्लस हैं, जनरल में 120 प्लस हैं, ओबीसी एससी एसटी के 110 प्लस हैं, तो भी आप लोग मेंस की तैयारी करना शुरू कर दो। क्योंकि जब अचानक से आपका आंसर की जो है रिजल्ट आएगा तो फिर आप एक महीने बाद तैयारी करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर आपको तैयारी करनी है मेंस के लिए तो प्रैक्टिस बैच ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे चल रहा है, आप वहां से क्लासेस ले सकते हैं। लाइव प्लस बीओडी है ओनली एट 499 रुपीज, ठीक है। और अगर आप फाउंडेशन बैच चाहते हैं, कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं, पूरी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से लेके हाई लेवल तक, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, प्रैक्टिस, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजी, सब कुछ, तो आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहिए। किसी भी एग्जाम के लिए कर सकते हो। रिकॉर्डेड बैच यही चाहिए रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो वो भी अवेलेबल है। वो लाइव प्लस बीओडी है, ये रिकॉर्डेड है। ये आपका फाउंडेशन बैच जो अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही, यहाँ रूटीन वगैरह सब प्रॉपर फॉलो करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको खाना, रहना, लाइब्रेरी सब कुछ एक ही जगह मिलता है। अंडर गाइडेंस आपको पढ़ने का मौका मिलता है, मैं क्लासेस लेता हूँ और भी टीचर्स लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ठीक है। और मैथ्स का भी बैच यहाँ पे चल रहा है ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे, मैथ्स फाउंडेशन बैच, वो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आपको इन सारी क्लासेस की पीडीएफ मिलती हैं ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पे, इंग्लिश बाय अनिल जादौन टेलीग्राम चैनल पे। आप वहां से सारे के सारे पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, किसी भी तरह की जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, और सेशन कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बताओ अभी के अभी, ठीक है। और शेयर वेयर कर दिया करो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सेशंस और भी आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अगली क्लास आपकी होगी साइनो एंटो की, ठीक है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। बाय बाय।